स्टार्ट। चलो, गुड इवनिंग। 7th क्लास NCERT Geography, Chapter 4th and Chapter 5th. Chapter 4th belongs to air component and Chapter 5th belongs to water component. कौन सा पहले पढ़ने, वाटर की एयर? वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एयर? एयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू एयर वाटर कंपोनेंट। इसलिए NCERT ने इंपॉर्टेंस के आधार पे 4th चैप्टर को एयर दिया और 5th चैप्टर को वाटर दिया। अब 7th क्लास NCERT के डायमेंशंस देखेंगे कि उसने क्या क्या कवर्ड किया NCERTs में। 7th में टॉपिक एयर में सबसे फर्स्ट, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे रेयर क्लाइमेट कौन सा है? अगर रेयर यूनिट कौन सा है? अर्थ। मतलब सबसे रेयर प्लेनेट कौन सा है? तो अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि वाटर ज़्यादा है, और अर्थ को यूनिक प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर एयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, ये सब है, इसलिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर। इस रूम में एयर दिख रही है क्या? नहीं, पर है कि नहीं? हम लोग सर्वाइव किस पे ऊपर कर रहे हैं? इसी कंपोनेंट, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर का मतलब अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर रेफर्ड एज एटमॉस्फेयर। ये एनवेलप ऑफ गैसेस आल्सो रेफर्ड एज एटमॉस्फेयर। एनवेलप ऑफ गैसेस आल्सो रेफर्ड एज एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर कहाँ तक है? तो अप टू 1600 किलोमीटर्स तक है। अप टू 1600 किलोमीटर्स तक एटमॉस्फेयर देखा जाता है, पर उसके पैटर्न्स है। तो सिंपल ध्यान रखो, एटमॉस का मतलब होता है एयर, इसलिए इसका नाम दिया एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर मतलब एनवेलप ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड अर्थ इज सराउंडेड बाय दिस ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, दिस ब्लैंकेट रेफर्ड एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर ये ब्लैंकेट नहीं होता तो मतलब दो ब्लैंकेट है अर्थ के ऊपर, एक ओजोन का ब्लैंकेट और दूसरा इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर। ओजोन इस के अंडर में आएगा। इसके बाद विदाउट दिस ब्लैंकेट, ओजोन इज बेसिकली पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि ओजोन आज जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, और स्ट्रेटोस्फीयर किसका सेकंड कंपोनेंट है? एटमॉस्फेयर का। इसका मतलब ये है कि विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर ये एटमॉस्फेयर का प्रोटेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो अर्थ बहुत ज़्यादा क्या हो जाती? हीटअप हो जाती है, ठीक है। कब? डे के वक्त में। और रात में क्या हो जाती है? फ्रोजन हो जाती है। इस तरह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड का तरह काम करता है हमारा क्या? एटमॉस्फेयर। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट इज एटमॉस्फेयर दैट मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज लिवेबल। तो अर्थ पर एक प्रॉपर टेम्परेचर क्यों है? ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। उसका मेन रीज़न क्या है? तो एटमॉस्फेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कंपोजिशन है। तो अभी आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो 3rd नंबर का एटमॉस्फेयर है। मतलब जब से अर्थ बनी तब से अब तक 2 बार एटमॉस्फेयर क्या हो चुका है? चेंज हो जाए। हम लोग 3rd नंबर के एटमॉस्फेयर में, और अभी एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पहले से सेम था क्या? नहीं, पहले का एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन में भी चेंज होगा, सेकंड के वक्त में भी चेंज हो गया होगा, और अभी का जो पैटर्न है वो भी चेंज है। अभी ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। और जब फर्स्ट वाला एटमॉस्फेयर था तो नाइट्रोजन बहुत कम था, ऑलमोस्ट नहीं था, लेकिन अभी डोमिनेंट क्या है? नाइट्रोजन। और सेकंड डोमिनेंट मतलब अप्रॉक्स 78% और 21%, मतलब ये दोनों को पकड़ ली तो 99% क्या हो गया? ये दो ही है, मतलब 99% क्या है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरह से 2 प्राइम गैसेस हैं जो बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर बनाते हैं। फिर माइनर गैसेस कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गॉन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? तो माइनर क्वांटिटीज़ में मिलते हैं। और लार्ज क्वांटिटीज़ में 2 है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में क्या मिलेंगे? तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी रहेंगे। डस्ट पार्टिकल्स को आप कौन सा नाम कह सकते हैं? डस्ट पार्टिकल्स मतलब एरोसोल्स। डस्ट पार्टिकल्स अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे है भी है और बुरे भी हैं। डस्ट पार्टिकल से एयर पोल्यूशन होता है तो वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? बुरा। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स अच्छे क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे। तो डस्ट पार्टिकल का सिग्निफिकेंस भी उतना ही है जितना कि नेगेटिविटी है। तो वर्ल्ड में क्लाउड्स बनने के पीछे मेन क्या है? एरोसॉल्स। एरोसॉल्स पे क्या बनते हैं? वाटर वेपर आके जम जाता है तो क्लाउड्स भी बन सकते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मॉर्निंग के वक्त में और इवनिंग के वक्त में देखो सन का कलर कैसा होता है, क्लाउड का कलर या आसमान का कलर से रेडिश ब्राउनिश, ये रेडिश या फिर ऑरेंज टाइप होता है, तब भी रीज़न क्या रहता है? डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इम्पैक्ट तो है ही पर सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते तो
क्लाउड्स नहीं बनते। ये देखिए कंपोजिशन ऑफ अर्थ, मेजर में 2, बाकी सब क्या है माइनर। ठीक है, आपको इसमें फोकस करना है 3rd और 4th नंबर पे। इन दोनों के बाद 3rd नंबर पे क्या है आर्गन, और 4th नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.50 की 1%, ना 0.50 है ना ही 1% है, वो कम है बहुत, 0.038 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान रखना इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3rd और 4th इंपॉर्टेंट है आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कम कम होते हुए जा रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है अर्थ का। और इससे पहले एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन कितने बार चेंज हो चुका है 2 टाइम्स। अब सभी गैस का एक में से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे फर्स्ट नाइट्रोजन। प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं क्या, नहीं, वाया बैक्टीरिया और थ्रू सॉइल्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं क्या नाइट्रोजन, और आउटपुट में क्या निकालते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं। ह्यूमन सर्वाइवल भी किसके ऊपर डिपेंड है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, नाइट्रोजन क्या, अगर अर्थ पे नाइट्रोजन नहीं होता तो ऑलमोस्ट आग लग जाती, कंबक्शन बढ़ जाता। इसका मतलब नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन इज द रिचेस्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, और प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, वाया डायरेक्ट रूट के इनडायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रूट। ठीक है, और प्लांट्स और नाइट्रोजन में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो वो बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हेल्प करके प्लांट्स में लेके जाते हैं। बैक्टीरिया दैट लाइव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म, द प्लांट्स कैन यूज इट। आफ्टर नाइट्रोजन सेकंड इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए एग्जिस्टेंस गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। प्लांट्स क्या करते हैं और ह्यूमंस क्या करते हैं, रेस्पिरेशंस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। मतलब CO2 को ट्रैप करता है कौन, प्लांट्स, और प्लांट्स आउटपुट में क्या निकलते हैं ऑक्सीजन। तो इस तरह से बैलेंस मैकेनिज्म को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग, इंसान डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज 3rd इंपॉर्टेंट गैस। ठीक है, 4th इंपॉर्टेंट गैस। 3rd नंबर कौन सा है, तो आर्गन है, पर वो रेयरेस्ट गैस है, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है इनर्ट गैस का। 4th है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का एक खास बात है कि वो नॉन ट्रांसपेरेंट गैस है, मतलब सन के UV रेस को आने देती है पर अर्थ के इंफ्रारेड रेस को जाने नहीं देती, जिसके चलते ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के इश्यूज पड़ेंगे हमको। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये गुड कंपोजिशन कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ह्यूमन बींग्स। द गुड कंपोजिशन ऑफ एनवायरमेंट इज डिस्टर्ब बाय ह्यूमन बींग्स। बाय विच प्रोसेस, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसके अलावा इससे क्या होता है, कार्बन एमिशंस बढ़ते हैं, और कार्बन एमिशंस बढ़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, हर साल जाएंगे, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, और इससे अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसका रीज़न क्या है, तो उसका नेचर, ये कैसा है, नॉन ट्रांसपेरेंट नेचर है। इनकमिंग UV रेस को आने देता है पर आउटगोइंग इंफ्रारेड रेस को ट्रैप करके रखता है। इसको, उस ट्रैपिंग को से क्या होता है, तो हीट का, अर्थ का हीट बढ़ता है, और उसको कौन सा कॉन्सेप्ट कहा गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट और मीथेन 2 नंबर पे। अब सवाल ये है कि ग्रीन हाउस गैस अच्छा है कि बुरा है, तो आंसर है ग्रीन हाउस गैस गुड भी है और बैड भी है। इसको बैड जानबूझ के कौन बना रहा है, ह्यूमन बींग्स इसको बैड बना रहे हैं, पर एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेस कैसे हैं, गुड है। ये अच्छे क्यों है, ये गुड इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं होते तो अर्थ कैसा होता, ग्रीन हाउस गैसेस, एंड विदाउट इट वुड हैव बीन टू कोल्ड और टू। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होते तो अर्थ का टेम्परेचर कितना होता, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -19 अगर नहीं होते तो।
और ग्रीन हाउस गैसेस है, तो अर्थ का टेम्परेचर कितना है फिलहाल, या फिर 15। अभी अर्थ का टेम्परेचर कितना है 14 to 15, बट इफ देर इज नो ग्रीन हाउस गैसेज देन अर्थ टेम्परेचर वुड बी -18 to -19, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है इसमें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड। और डिफॉरेस्टेशन में ऑक्सीजन और कार्बन का बैलेंस सेम रहेगा कि डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा। जितना पेड़ काटेंगे उतना CO2 का कंटेंट हवा में ज़्यादा रहेगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इवन ग्लोबल वार्मिंग भी कौन से गैस की वजह से हो रही है, CO2, मीथेन, इन सब की वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है उसको क्या कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे देखिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्रीज स्मोक या फिर व्हीकल्स का ऑटोमोबाइल फ्यूम से, द हीट रिटेंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। मतलब CO2 से अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। दैट कॉन्सेप्ट रेफर्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग से स्नो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। स्नो क्या हो जाएगी, मेल्ट होगी। और स्नो मेल्ट होगा तो रिवर का इरोजन बढ़ेगा, रिवर का काइनेटिक वेलोसिटी बढ़ेगा और धीरे धीरे ये सी लेवल, और जितना सी लेवल का राइज बढ़ेगा उतना कोस्टल एरियाज में क्या आएगा, फ्लड या फिर कोस्टल इनोडेशन। जब समुद्र का पानी कोस्टल एरियाज पर आता है तो उसको कहते हैं हम लोग कोस्टल इनोडेशन। कोस्टल इनोडेशन, कोस्टल इरोजन, ये सब किससे होंगे, दो एक्टिविटीज़। तो ज़्यादातर राइज ऑफ सी लेवल। और सी लेवल क्यों बढ़ रहा है, रीज़न ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा, राइज ऑफ सी लेवल। increased temperature of earth, increased thermal expansion of water। पानी, अर्थ का तापमान बढ़ेगा तो पानी का तापमान बढ़ेगा, और पानी का तापमान बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, थर्मल एक्सपांशन। दैट ऑल्सो कॉन्सेप्ट रेफर्ड एज राइज ऑफ सी लेवल। और दूसरा, इवन ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तब भी रिवर में पानी जा, सी में पानी जा रहा है, तब भी क्या हो, राइज ऑफ सी लेवल। इन दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे किसको इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कोस्टल एरियाज़ को। कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे, कोस्टल फ्लड्स बढ़ेगा, कोस्टल इरोजन बढ़ेगा, कोस्टल इनोडेशन बढ़ेगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल फेजेस, वेस्ट बंगाल में आजकल क्या चल रहा है, कोस्टल इरोजन। तो ये सब कौन से वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से। CO2 मीथेन क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और इससे क्या हो जाता है, लोकल वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे राइज ऑफ सी लेवल है, जहाँ पे कोस्टल इरोजन बढ़ रहा है, वहाँ पर किसको पड़ सकता है, तो एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन लॉन्ग रन। थर्ड, अब एटमॉस्फेयर के टॉपिक में हम लोग पैटर्न देखते हैं। पहला, ये अर्थ का डायग्राम, अप टू इतना देखा जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, बोले तो एनवेलप ऑफ गैसेस, एनवेलप ऑफ गैसेस। और ये क्या है, हमारा ब्लैंकेट है,
जो अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को हम लोग डिवाइड करते हैं दो इसमें। हम लोग डिवाइड करते हैं इसको दो इसमें। फर्स्ट कंपोजिशन जो हमने अभी देखा था, ठीक है। पहला क्या था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, उसके बाद फिर माइनर क्वांटिटीज थी। ये क्या हो गया उसका कंपोजिशन। और दूसरा है उसका स्ट्रक्चर। तो एयर मॉड्यूल में ये टॉपिक पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। अब स्ट्रक्चर का पार्ट पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर का पार्ट करें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। एक हाइट के आधार पर, एक ये आपका टॉपिक का हिस्सा नहीं है एनसीईआरटी का, मैं सिर्फ एक ब्रीफ बता रहा हूँ। और एक होता है फंक्शन के आधार पर। ये हम लोग मेन मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर किस में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 3 इसमें, फंक्शन के आधार पे, केमिकल के आधार पे और हाइट के आधार पे, फिजिकल के आधार पे। हाइट बोले तो कैसा, सबसे नीचे में कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर और एम से मैग्नेटोस्फियर। ये सब अलग अलग लेयर्स है, किसके आधार पर, हाइट, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे 2 इसमें डिवाइड करते हैं। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। किसको यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर कहेंगे, मतलब होमो का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हेट्रोजीनियस। इसमें सिर्फ 3 है होमोजीनियस में, T फॉर ट्रोपोस्फियर, S फॉर स्ट्रेटोस्फियर और M फॉर मेसोस्फियर। इसके ऊपर का जो पार्ट है, इसके ऊपर का जो पार्ट है जैसे कि थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, वो किसका पार्ट है, हेट्रोजीनियस। मतलब नीचे के 3 लेयर का पैटर्न कैसा है, यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन, और ऊपर के 2 का पैटर्न कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन। और लास्ट है फंक्शन के आधार पे अगर पूछा आपको तो आप 2 नाम दे सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शनल लेयर है। 2 फंक्शनल लेयर का नाम है, एक का नाम है ओजोन या ओजोनोस्फीयर कह सकते हैं आप, ओजोन या ओजोनोस्फीयर, और दूसरे का नाम है आयनोस्फीयर। कौन से रेडियो वेव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आयनोस्फीयर। और कौन सा सन के रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये 2 कौन से लेयर है, फंक्शनल लेयर, ठीक है। केमिकल लेयर की बात करें तो हेमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ऊपर के 2 हेट्रो, नीचे के 3 होमोजीनियस। और हाइट के आधार पे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में। इसके अभी जो एनसीईआरटी इसमें किसके आधार पे दिया, तो हाइट के सब। यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। पहला क्या है, ट्रोपोस्फियर, आखिरी एक्सोस्फीयर। उसके बाद भी मैंने आपको बताया था मैग्नेटोस्फीयर होता है, हो गया। ये डायग्राम देखिए, इस मैप से क्या पढ़ना है, पहला वर्ल्ड के जितने भी वेदर फेनामेनाज होने वाले, क्लाइमेट के फेनामेनाज होने वाले कहाँ पर होंगे, तो आंसर है तो जैसे कि बादल का बनना, बारिश का गिरना, ह्यूमिडिटी का होना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना, ये जितना भी टर्बुलेंसी के इश्यूज़ है, T फॉर टर्बुलेंसी, T फॉर ट्रोपोस्फियर। इवन हम लोग जो प्लेन में बैठते हैं और जब प्लेन उड़ता है तो जब सीट्स बांधते हैं उतरते वक्त नीचे वक्त में, तो वो क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में। मतलब हम और सरफेस से कहाँ जा रहे हैं, ट्रोपोस्फियर। और बाद में एक पर्टिकुलर हाइट पे आने के बाद हमको बेल्ट छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि तब प्लेन कहाँ पे आता है, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट लेयर पे आता है। स्ट्रेट लेयर से नाम क्या आया, स्ट्रेटोस्फियर। इसलिए यहाँ पर बादल के ऊपर प्लेन चलता है, तो ये कौन सा हो गया, स्ट्रेटोस्फियर। तो उड़ते वक्त और उतरते वक्त जो सीट बेल्ट बांधना पड़ता है, क्योंकि हम लोग टर्बुलेंसी में चलते हैं। टर्बुलेंसी बोले तो ऑल वेदर फेनामेनाज एसोसिएटेड विथ विच लेयर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। प्लेन जहाँ पे मूव करते हैं वो कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फियर। इवन ओजोन कहाँ मिलेगा आपको, स्ट्रेटोस्फियर। अब बीच का नाम है मेजो। मेजो मतलब बीच का,
मेसोस्फीयर, और ये सबसे ठंडा है, मतलब यहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा, तो इसका नाम क्या कह सकते हैं, कोल्ड स्फीयर, इसका नाम कोल्ड स्फीयर। अगर एक कोल्ड स्फीयर है तो एक क्या होना चाहिए, हॉट स्फीयर, इसको थर्मोस्फीयर कह सकते हैं, हॉट स्फीयर कह सकते हैं, या फिर हीटोस्फीयर, और सबसे बाहर का एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरा, ज़्यादातर सैटेलाइट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ज़्यादातर सैटेलाइट्स आपको 100 किलोमीटर के ऊपर मिलेंगे, ज़्यादातर सैटेलाइट्स 100 किलोमीटर के ऊपर, अगर नीचे रहेंगे तो ग्रेविटेशन खींचेगा उसको, इसलिए जनरली आपको कहाँ पे मिलेगा, तो करमान लाइन के ऊपर जनरली। अर्थ सरफेस से हम लोग यहाँ तक चले, कितने किलोमीटर पे आ गए, तो 100 किलोमीटर के ऊपर, ऐसा तो मैंने आपको बताया 1600 किलोमीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर है, पर करमान लाइन क्या है, तो करमान लाइन डिवाइड्स बेसिक अर्थ एटमॉस्फेयर विद स्पेस। ठीक है, तो जनरली 100 किलोमीटर के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पेस। इसलिए आपको ये देखो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये एक ही ऐसा एरिया है जहाँ पे अमेरिकन साइंटिस्ट और रशियन साइंटिस्ट मिलके काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट थे, लेकिन चाइना के नहीं है उसमें। तो ये लगभग आपको कहाँ मिलेगा, तो अबव 400 किलोमीटर पे, मतलब आप नेकेड आई से इसको देख सकते हैं। ठीक है, पर वो जस्ट एक तारा जैसा ही दिखेगा, आप सैटेलाइट से टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये लगभग कितने ऊपर है यहाँ से, अबाउट ये अप्रॉक्स 400 किलोमीटर। मतलब कहाँ पे मिलेगा, करमान लाइन के ऊपर कि नीचे, करमान लाइन के ऊपर। एक रशियन साइंटिस्ट है, उसने नाम दिया करमान लाइन। तो करमान लाइन क्या डिफ्रेंशिएट करता है, एटमॉस्फेयर और स्पेस। जनरली स्पेस कहाँ से चालू करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं अबाउ 100 किलोमीटर से हम लोग कह सकते हैं करमान लाइन। कितना अच्छा, इवन मेट्रॉइड्स, जब कोई पत्थर अर्थ पे आएगा तो वो मैग्नेटोस्फीयर से आ रहा है, फिर थर्मोस्फीयर में एकदम गर्म हो जाएगा, फिर एकदम से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आते आते वो एकदम ऐश के रूप में नीचे गिर सकता है, पर अगर वो बहुत बड़ा है तो मे बी वो अर्थ को आके टकरा सकता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहाँ मिलेगी, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। और आपको पूछा कि आइनोस्फीयर कहाँ मिलेगी, तो कहेंगे आप थर्मोस्फीयर। तो एक फैक्ट ध्यान रखना, ओजोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ, उल्टा नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर इज नॉट पार्ट ऑफ ओजोन, बट ओजोन इज अ पार्ट ऑफ। और ओजोन कौन सा लेयर है, फंक्शनल की केमिकल, फंक्शनल वाले दो ही लेयर है, आइनो और ओजोन। तो आप स्टेटमेंट क्या बनेगा, ओजोनोस्फीयर या ओजोन इज अ पार्ट ऑफ, वेयर एज आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ, इसका उल्टा नहीं होगा, थर्मोस्फीयर इज नॉट पार्ट ऑफ बट आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना किलोमीटर पर है, अबाउट 400 किलोमीटर। घर पे विकिपीडिया देखिएगा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, लिख लीजिए, लगे तो घर जाके पढ़ना है आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। अभी NCERT का मैप देखो, ये देखिए। अब डायग्राम में उन्होंने क्या यूज़ किया, पहले हाइट देखो, 10, 20, 30, 40, 50, अबाउट कितना बता रहे हैं, 100 किलोमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक एटमॉस्फेयर अप टू कितना है, 100, जो अपने काम का है। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, आगे का पार्ट। अब दूसरा देखो, इस डायग्राम में और एक खास देखने के लिए कि ज़्यादातर ट्रोपोस्फीयर कितने हाइट पे दिखाया गया, 10। ज़्यादातर ट्रोपोस्फीयर कितने हाइट पे दिखाया गया, 10। मतलब वर्ल्ड के जितने भी एटमॉस्फेरिक फेनामेना, एसोसिएटेड क्लाउड्स का फॉर्मेशन, वो सब कहाँ पे होगा, बिलो 10 के अबाउट 10। इस NCERT के हिसाब से बिलो 10 ज़्यादातर। ट्रोपोस्फीयर कहाँ मिलेगा, तो अप टू 10 किलोमीटर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर देखो कहाँ से चालू होता है, 10 से लेके तो 45 तक आ रहा है। ये 50 हुआ ना, ये 40, तो अप्रॉक्स 10 to 45 क्या हो सकता है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेट से नाम है, यहाँ से प्लेन उठते दिख रहा है। एंड ओजोन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। जैसे हम लोगों ने अर्थ के अंदर में डिसकंटिन्यूटीज पढ़ा था,
वैसे यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटीज है। यहाँ पे देखो, अ शैलो ट्रांजिशन जोन विच डिवाइड ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर कॉल्ड ट्रोपोपॉज। अ शैलो ट्रांजिशन जोन मतलब बीच का, वो भी पतला है। अ शैलो ट्रांजिशन जोन रेफर्ड एज स्ट्रेटोपॉज विच डिफरेंशिएट मेसोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। तो ये सिर्फ दिखती है, एक्चुअली ये हमको दिखती है कि नहीं, ये सिर्फ हम लोगों ने इमेजनरीज बनाया, पर इसका ह्यूज इंपॉर्टेंस। अब लास्ट इसमें देखना क्या है, ये आप पढ़िएगा, इसमें जो मैं की वेरिएबल्स है वो बता रहा हूँ। पहला की वेरिएबल, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर और फिफ्थ लेयर। अब इसमें काम का क्या है, फर्स्ट ये अर्थ, एज वी गो अप साइड हाइट बढ़ रहा है। ट्रोपोस्फियर में गए तो हाइट बढ़ गया, स्ट्रेटोस्फियर में गए तब भी हाइट बढ़ा, मेसोस्फियर में हाइट बढ़ा, थर्मोस्फियर में भी हाइट बढ़ा, एक्सोस्फियर में भी हाइट बढ़ा। किसका नाम कोल्ड स्फीयर है? मेसोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है? कोल्ड स्फीयर। मेसो मतलब मिडल, बीच का, और किसको हीट स्फीयर कहते हैं? थर्मोस्फीयर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एज वी गो अपसाइड, ठीक है, हाइट इंक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर डिक्रीजेस। जितना ऊपर ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कहाँ रहेगा? तो सी लेवल पे। ज़्यादा कहाँ रहेगा? सी लेवल। और ऊपर ऊपर जाएंगे तो कम होगा। ये मैं ज़्यादातर जो बताया ये ट्रोपोस्फीयर के संबंधित है। और अब याद देखिए, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, जैसे आप ऊपर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। लेकिन ओजोन में उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि सन की रेस को ट्रैप करती है ओजोन। जब सन की रेस को ओजोन ट्रैप करेगी तो वहाँ की हीट ज़्यादा होगी, इसलिए ट्रोपोस्फीयर कैसा होता है? बढ़ेगा। फिर उल्टा बैलेंस है, इसलिए ठंडा है, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। मतलब अल्टरनेट बैंड्स है कि नहीं? ठीक है। इसको डायग्राम में ऐसा दिखाया गया, ये लाइन्स दिख रही हैं, ये लाइन क्या है? तो टेम्परेचर इन्वर्शन का। ये लाइन क्या है? तो टेम्परेचर इन्वर्शन। यहाँ पे देखिए, एज वी हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीज, फिर टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया, फिर टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है, ये कम हो गया, फिर टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ रहा है, दिख रहा है? ये इस साइड वाला जो है ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर पे कम हो रहा है। यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जितना आप ऊपर ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, फिर और बढ़ गया, फिर और कम हो गया, फिर और बढ़ गया, ठीक है। नहीं समझ में? तो ये डायग्राम हम लोग जब बड़े इसमें पढ़ेंगे तो इस डायग्राम का नाम है इन्वर्स प्रेशर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर decreases is called नॉर्मल लैप्स रेट। ये फिलहाल आपके टॉपिक में नहीं है, बड़े एनसीईआरटीज में आएगा। पहले फिर जस्ट ध्यान रखो, अगर हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसको उन्होंने नाम क्या दिया ज्योग्राफी में? लैप्स का मतलब चेंज होना, लैप्स का मतलब चेंज। ये किसके रेफरेंस में चेंज हो रहा है? प्रेशर के टेम्परेचर के रेफरेंस में, टेम्परेचर। दूसरा इसका, अब ज्योग्राफी में अगर ये है तो इसका उल्टा फेनोमेना भी होना चाहिए। तो ये है एज हाइट इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, हाइट भी बढ़ रही और
टेम्परेचर, तो उसको ज्योग्राफी में क्या नाम दिया? तो उसका नाम दिया इन्वर्शन, उल्टा, इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, या फिर ये भी कह सकते हो निगेटिव लैप्स रेट, या फिर आप ये कह सकते हो निगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब ये वाला क्या हुआ? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ये लिख लीजिए साइड में फॉर्मूला। मतलब ये नॉर्मल लैप्स रेट, ये नेगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट, जिसको क्या कहा गया? IOT। ये वापस IOT, अल्टरनेट बैंड्स है ना इसमें, जस्ट इवन समर्स में तो नहीं देखा जाता है, पर विंटर्स में इंडिया में फॉग बनता है। और फॉग कहाँ बनता है? नीचे के ऊपर, नीचे बनता देखा ना। उसके पीछे भी, फॉग बनने के पीछे भी कॉन्सेप्ट का नाम क्या पढ़ने वाले हैं? इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। इवन आप दोपहर में जाइए, जब आप पहाड़ियों पर जाएंगे और आपकी गाड़ी बाहर ऊपर जाएगी पहाड़ियों पर, आपको बादल कहाँ दिखेंगे? नीचे। वो भी कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? IOT। लिखा फॉर्मूला? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रोपोस्फियर। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13। अब डायग्राम में 10 दिया है और यहाँ पे कितना लिखा है? 13। ऐसा क्यों है? उसका रीज़न है, एक्चुअली डायग्राम ऐसा होता है। ये हमारी अर्थ का डायग्राम है, इसको इक्वेटर मानो, इसको पोल्स, इक्वेटर एंड पोल्स, और ऊपर में एक एटमॉस्फेरिक सीलिंग होती है, इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या है? तो एक शैलो, बहुत पतली लाइन है, ट्रांजिशन जोन, जो किसको डिवाइड करता है? नीचे में ट्रोपोस्फियर और ऊपर में स्ट्रेटोस्फियर। अब ये देखो, ये सीलिंग कैसी है? स्ट्रेट है कि स्लैंटिंग है? स्लैंटिंग है। इसका मतलब यहाँ पर 18 किलोमीटर, यहाँ पर 8 किलोमीटर हाइट। मतलब कहाँ पे ट्रोपोस्फियर का हाइट कम है? पोल्स पे। और कहाँ पे ज़्यादा है? इक्वेटर पर। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे धूप बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए गर्म हवा एक्सपांड होकर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। और पोल्स पे धूप कम होती है, इसलिए हवा ऊपर नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, ऐसी जाएगी। इसलिए ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखिए, NCERT ने 13 किलोमीटर क्यों निकाला? एवरेज निकालो, 18 + 8 और डिवाइड बाय एवरेज निकालना तो किससे करेंगे? 2 से। ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 13। तो एवरेज हाइट कितना हुआ ट्रोपोस्फियर का, ट्रोपोपॉज का? ये 18 लिया, ये 8, 18 + 8 कितना हो गया? 26। उसको डिवाइड करो एवरेज निकालने के लिए किससे? 2 से। कितना है? 26 को 2 से करो तो 13। ठीक है। ज़्यादा क्लाउड्स कहाँ बनेंगे? पोल्स पे कि इक्वेटर पे? स्वाभाविक अगर क्लाउड्स कहाँ बनेंगे ज़्यादा? इक्वेटर पे ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे, क्योंकि धूप का ज़्यादा कहाँ पे है? इसका मतलब इवेपोरेशन रेट ज़्यादा कहाँ रहेगा? और जब इवेपोरेशन ज़्यादा रहेगा तो बादल भी कहाँ बनेंगे? इक्वेटर पे। और उतना ही उल्टा कहाँ रहेगा? पोल्स पे। कितना अच्छा बैलेंस मैकेनिज्म है। क्लाउडी एरिया, ड्राई एरिया, ह्यूमिड एरिया, ड्राई एरिया। यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे क्लाउड्स ज़्यादा बनेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे कि आजकल इस लेयर के ऊपर में भी क्लाउड्स बन रहे हैं। वो टॉपिक आपका अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। पोल्स पे जनरली क्लाउड्स नहीं बनते, पर पोल्स के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पर क्लाउड्स बनते देखे गए हैं। और पोल्स के और ऊपर जो मेसोस्फीयर है वहाँ पे भी क्या बन गए? क्लाउड्स बन रहे हैं, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। इनको कौन से क्लाउड्स कहेंगे? पोल्स पे है तो पोल, स्ट्रेटोस्फीयर पे है तो स्ट्रेटोस्फीयर, PSC। इन क्लाउड्स का नाम क्या है?
कौन सा फुल फॉर्म हो गया? PSC मतलब कौन से क्लाउड्स? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में है क्या वो? नहीं। और इनका नाम क्या रहेगा? पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स। तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे 13 की यूज़ किया, समझ में आया? उसके बाद और वर्ल्ड में जितने भी फेनोमेन हो रहे जैसे कि बारिश का आना, फॉग का होना, हेल स्टॉर्म्स का गिरना, वो सब और सब कहाँ होगा? देयरफॉर वी सेड ट्रोपोस्फियर एज टर्बुलेंसी, यहाँ पे ह्यूज टर्बुलेंसी है। उतना ही नो टर्बुलेंसी जोन कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर। ये ठीक किसके ऊपर मिलेगा? तो ट्रोपोस्फियर। और ये अप टू कितने जाते हैं? 50 किलोमीटर तक जाते हैं। यहाँ पर क्या नहीं होंगे? फ्री ऑफ क्लाउड्स, मतलब यहाँ पे बादल नहीं बनेंगे, कोई भी तरह का वेदर फिनोमेना नहीं रहेगा, इसलिए शांत एरिया है, गुड फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और इसी लेयर में क्या रहता है? तो ओजोन, एंड ओजोन प्रोटेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। थर्ड लेयर का नाम है मेजो, मिडल। फिर फोर्थ, और ये कहाँ पे मिलेगी? 80 to 400 किलोमीटर, 82। तो मेजोस्फीयर का ध्यान रखना। मेजोस्फीयर बोले तो एवरेज हाइट कितना था ट्रोपोस्फीयर का? 13। स्ट्रेटोस्फीयर अप टू 50 किलोमीटर था, अब 80 से 400। मेजोस्फीयर सॉरी अप टू 80 किलोमीटर, और 80 के ऊपर फिर क्या आएगा आपका? और थर्मोस्फीयर का एक पार्ट है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में आपको आयंस बहुत मिलेंगे, और आयंस होता है इसलिए इसको जोन्स ऑफ आयन का नाम क्या है? आयनोस्फीयर। और गुड फॉर विच ट्रांसमिशन? रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स या मोबाइल वेव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और उससे ठीक ऊपर का है एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर नोन एज एक्सोस्फीयर, जहाँ पर द लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। तो अभी हमने दो एस्पेक्ट्स देखा, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। दूसरा क्या देखा? एज वी गो अपसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। दूसरा क्या देखा? ट्रोपोस्फेयर का हाइट सेम है कि वैरी करता है? वैरी करता है, इक्वेटर पे अलग, पोल्स पे अलग। अब वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस क्या है? शॉर्ट टर्म वेदर, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट। मतलब कोई भी एरिया का लॉन्ग टर्म इक्वेशंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा? क्लाइमेट। लॉन्ग टर्म बोले तो कितना? तो 30 ईयर्स तक। मतलब इस रूम का लगातार 30 साल का वेदर रिपोर्ट निकालूंगा मैं तो क्या निकलेगा? क्लाइमेट। और शॉर्ट टर्म क्या हो गया? वेदर। उसके बाद स्टडी ऑफ क्लाइमेट कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वेदर कॉल्ड स्टडी ऑफ वेदर कॉल्ड मेट्रोलॉजी। इंडिया के क्लाइमेट का नाम क्या है? मानसून क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट का नाम मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट क्या होता है कि जो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ, उस क्लाइमेट को क्या नाम दिया गया? मानसून क्लाइमेट। और इंडिया इस क्लाइमेट के अंडर में आता है, तो इंडिया क्लाइमेट नेम इज मानसून क्लाइमेट। नेक्स्ट वेदर क्या है? तो वेदर आर टू आर, डे टू डे कंडीशंस में मैटर करता है, ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। और क्लाइमेट को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म, वो ईयर के ऊपर के फोकस करता है। एवरेज वेदर कंडीशंस कॉल्ड एज क्लाइमेट। एवरेज वेदर कंडीशंस कॉल्ड क्लाइमेट, ठीक है, ऑफ अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड। तो शॉर्टर पीरियड वेदर, लॉन्गर पीरियड क्लाइमेट। क्लाइमेटोलॉजी मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी इज अ टाइप सबसेट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। इंडिया में कौन सा ऑफिस है जो वेदर के ऊपर फोकस करता है? इंडिया में कौन सा ऑफिस है जो वेदर के ऊपर फोकस करता है? भारत का मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये इंडिया के वेदर और क्लाइमेट के ऊपर फोकस करता है। और ये कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको?
दिल्ली। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके भी हेड यूपीएससी के ऑफिसर्स होते हैं। तो इंडिया में वेदर का संभालने वाला इंस्टीट्यूट IMD अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अब वेदर को गिनने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, लिखा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट देखो, टेम्परेचर को गिनने के लिए कौन कौन से स्केल से टेम्परेचर को गिनने के लिए, सेल्सियस स्केल एक, दूसरा और एक है केल्विन स्केल 2, और तीसरी फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब टेम्परेचर गिनने के कितने स्केल्स हो गए, 3, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। इंडिया में ज़्यादातर कौन सी स्केल यूज़ करते हैं हम लोग, कॉमन में टेम्परेचर जैसे गिनना है तो सेल्सियस स्केल्स। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गिनना है तो बैरोमीटर, ठीक है। उसके बाद बारिश के लिए रेन गेज, और विंड के लिए विंड वेन। अर्थ के कितने कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, 4 देखा था ना। कार्डिनल पॉइंट्स मतलब क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इंटरमीडिएट कार्डिनल पॉइंट्स मतलब के बीच की लाइन। इनको कौन से पॉइंट्स कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। ईस्ट क्या है तो कार्डिनल पॉइंट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट क्या है, इंटरमीडिएट कार्डिनल पॉइंट्स। अभी लास्ट फॉर्मूला देखो, इसमें क्या दिया है, जब एयर हीट होती है तो कहाँ जाएगी, ऊपर। इसका उल्टा फार्मूला कर दो, जब एयर कोल्ड होगी तो कहाँ जाएगी। हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज का AC का वो बर्फ़ का सेक्शन कहाँ होता है, ऊपर, और ठंडी हवा कहाँ जाती है, नीचे, ठीक है। तो फार्मूला ध्यान रखना, व्हेन एयर हीटेड, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवा कहाँ जाएगी, एयर कैसा होगा, हीटेड, और हीटेड एयर कहाँ जाएगी, ऊपर। वो एक्सपांड होगी कि कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपांड होगी। एक्सपांड होने के बाद वो क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर एरिया पर जाके क्या हो जाएगी, कूल्ड होगी, और क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। इसका उल्टा, जब टेम्परेचर कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा, ठीक है, तो एयर क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स। ये डेंसर एयर रहेगी कि लाइटर रहेगी, डेंसर एयर रहेगी। इसका उल्टा ये कैसे रहेगी, लाइटर, इसलिए कहाँ जाएगी, ये ऊपर, और ये नीचे जाएगी। यहाँ देखो लिखा है, कोल्ड एयर इज डेंसर प्लस हेवी एंड दैट इज़ वाई दे टेंड्स टू सिंक डाउन। इसका उल्टा, व्हेन हॉट एयर राइजेस, ठीक है, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेज देयर टू फिल इन द गैप। मतलब एक में को बैलेंस कर रहे, दैट इज हाउ सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। और एक बार बता रहा हूँ दूसरे एग्जाम्पल से, इक्वेटर इंटेंस हॉट होता है तो एयर कैसे रहेगी, एक्सपांडिंग की कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपांडिंग, ऊपर जाएगी। और पोल्स की तरफ कैसा रहेगा, ठंडी ज़्यादा रहती है, यहाँ पर कैसे रहेगी, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर कैसी होती है, डेंसर, और दूसरी हेवी। हॉट या वार्म एयर कैसी होती है, लाइटर, और ये क्या होगी, ऊपर जाके एक्सपांड्स होगी, ठीक है। मतलब जहाँ पर हॉट एयर होती है ना, वहाँ पे हम कौन सा प्रेशर बनाते हैं, लो प्रेशर, और जहाँ पे कोल्ड एयर होती है वहाँ पे क्या बनाते हैं, हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक्सपांड होने के बाद ये ऊपर गई, और ऊपर में कौन सी सीलिंग होती है, ट्रोपोपॉज होती है, तो ये हमने बना दिया। इसलिए ऊपर जाने के बाद ये टकराएगी, ठीक है। तो ये एक इस साइड जाएगी, एक उस साइड जाएगी। फिलहाल एक ही साइड में डायरेक्शन
देखो नीचे एल पी है तो आपको ऊपर में क्या बनाना है, एच पी, और नीचे एच पी है तो ऊपर में क्या हुआ, सिर्फ आपको बनाने के लिए एल पी। ठीक है, अभी डायग्राम में देखो हवा कैसी जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। डायग्राम में देखो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, लो प्रेशर। एरो समझ में, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरह से देखो लूप बना है। यहाँ पे भी देखो हवा कैसे जा रही है, ऊपर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस तरह से लूप कंप्लीट हुआ। तो दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। और ऐसे अर्थ में एक लूप नहीं है, कितने लूप है, 3 लूप है जो हमको बाद में पढ़ना है। फिलहाल एक लूप ध्यान रखो, मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ एक लूप में हवा नहीं जाती, कितने लूप में जाती है, 3 लूप्स में जाती है। तो इसमें फॉर्मूला क्या क्या है, पहला फॉर्मूला विंड्स कभी भी कैसे जाएंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड्स फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरा अगर विंड्स हॉरिजॉन्टल हैं तो उनको क्या नाम दिया गया, हॉरिजॉन्टल विंड्स। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल विंड्स है, अगर ऐसी जा रही है, ऐसी विंड जा रही है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, एडवेक्शन। और अगर विंड्स वर्टिकल है तो उसके लिए नाम दिया गया है एक कन्वेक्शन। उसके लिए नाम क्या है, कन्वेक्शन। अब इस डायग्राम में बताओ कौन से वर्टिकल विंड्स है और कौन से विंड्स एडवेक्शन है। ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, तो इसको आप क्या कहेंगे, एडवेक्शन। ये भी कैसी है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, ये भी क्या हो गई। और वर्टिकल विंड्स को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। ये किसका एग्जांपल हो गया, ये भी किसका हो गया, तो पहला इवेपोरेशन होगा, फिर कन्वेक्शन, और ऊपर जाके कंडेंसेशन। ठीक है, लूप देखो, पहले इवेपोरेशन, ऊपर जाके कन्वेक्शन, फिर और जाके फिर वो क्या नीचे गिरेगा, प्रेसिपिटेशन, फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। ऐसे लूप चलते रहेंगे। इसको कहते हैं एयर सर्कुलेशन, या फिर आप वाटर साइकिल में भी इसको देखेंगे, वाटर साइकिल। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल विंड्स रेफर्ड एज एडवेक्शन, वर्टिकल विंड्स चाहे वो अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए उसको क्या कहेंगे आप, कन्वेक्शन। विंड्स कभी भी कहाँ जाएंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगे। और एक नाम ध्यान रखना इसमें, अगर विंड्स ए से बी की तरफ जा रही है तो विंड का नाम क्या रहेगा, ए विंड्स। अगर विंड्स जेड से सी की तरफ जा रही तो विंड्स का नाम क्या होगा, जेड विंड्स। मतलब जहाँ से निकलती वहाँ से नाम देना पड़ता है। अगर विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही तो विंड्स का नाम क्या होगा, ईस्टर्ली विंड्स कह सकते हैं। अगर विंड्स वेस्ट टू ईस्ट जा रही तो कौन से हो गए, वेस्टर्ली। ठीक है, अगर विंड्स जबलपुर टू अमृतसर जा रही तो विंड्स का नाम क्या हुआ, जबलपुर विंड्स, जहाँ से निकलती है वो। और अगर विंड्स अमृतसर से लद्दाख जा रही तो अमृतसर विंड्स। सन के वक्त जब रहेगा सन, मतलब डे के टाइम में, डे टाइम
कौन सा एरिया ज़्यादा हीटअप होगा, लैंड के ओशन? लैंड ज़्यादा हीटेड है, ये सॉलिड होता है, एज़ कम्पेयर टू ये ज़्यादा हीटेड होगा और धीरे धीरे हीट कौन होगा, ओशन। लेकिन ठंडा भी धीरे धीरे कौन होगा? तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, जल्दी गर्म भी होती है, जल्दी ठंडी भी होती है, एज़ कम्पेयर टू ओशंस। अब दोनों में ज़्यादा हीटअप कौन होगा, तो लैंड। तो आप यहाँ पे लो प्रेशर बनाना, क्योंकि जहाँ पे हीट ज़्यादा वहाँ पे लो प्रेशर, मोर हीट लो प्रेशर, मोर कोल्ड, ये दोनों एक में से बैलेंस रहेंगे। अगर यहाँ पे लो प्रेशर तो यहाँ पे क्या बनेगा, रूल के हिसाब से। और रूल क्या कहता है, हवा कैसे जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड कैसे जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये विंड्स गए, दिख रहा है, हाई प्रेशर टू लो। अब ये कहाँ से जा रही है, सी से लैंड की तरफ, तो इसका नाम क्या होगा, इसको कौन से विंड्स कहेंगे? ये कब चलेगी, डे। इसका उल्टा क्या होगा फिर, नाइट में कौन सी रहेगी, नाइट में लैंड ब्रिज। मुझे सिर्फ एक ही बताना था कि विंड्स जहाँ से निकलती है उसको क्या कहते हैं, उनका नाम। सी ब्रिज मतलब सी टू लैंड, तो लैंड ब्रिज मतलब क्या होगा, लैंड टू सी। ये कब चलेगी, तो नाइट्स। ये डायग्राम समझ में है, फॉर्मूला ध्यान रखो, लगे तो यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, सी ब्रीज सी टू लैंड। और डे टाइम की नाइट टाइम, डे टाइम। इसका उल्टा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, सॉरी, इसका उल्टा फॉर्मूला लैंड ब्रीज, लैंड टू सी। एरो देखो, लैंड टू सी, और टाइम नाइट। अगर कोई हवा माउंटेन वैली से माउंटेन टॉप पे जा रही तो उसका नाम क्या होगा, वैली ब्रिज। और माउंटेन टॉप से नीचे आ रही तो माउंटेन ब्रिज, उसका नाम माउंटेन, इसका नाम वैली ब्रिज। तो अभी हमने जो देखा एलपी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, वो सब किसके बारे में था, टेम्परेचर। हवा क्यों इधर से उधर जाती जानते हो, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर में डिफरेंस रहेंगे तो स्वाभाविक है एयर प्रेशर में डिफरेंस रहेंगे, और उस एयर प्रेशर के डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए विंड्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो वाई विंड्स आर मूव्स, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के टेम्परेचर डिफरेंस। पहले टेम्परेचर फिर प्रेशर, तो वाई विंड्स आर मूव, विंड्स आर मूव ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस, ना कि पहले प्रेशर और बाद में टेम्परेचर। मैंने एलपी और एचपी क्यों लिखा था, क्योंकि वहाँ की ज़मीन गर्म हो रही थी या फिर ठंडी, इसलिए पहला क्या रहेगा, टेम्परेचर, फिर एयर प्रेशर, और इनको बैलेंस करने के लिए फिर नाम क्या दिया है उन लोगों ने, विंड। मतलब उनका पैटर्न देखो लिखने का कैसा है, पहले ज़मीन हो या पानी हो, पहले क्या होगा, गर्म होगा। और इसका प्लग का सन है, इससे टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ। जैसे ही दो एरिया में टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ तो उसमें क्या डिफरेंशिएट रहेगा, एयर प्रेशर। अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर क्या आएगी, इसको बैलेंस करने के लिए क्या आएगी, तो विंड आएगी। और विंड क्या है, विंड इज़ नेम्ड फ्रॉम डायरेक्शन फ्रॉम विच इट्स ब्लो, मतलब जहाँ से निकलती है उससे क्या ना, तो उसका नाम। अगर विंड वेस्ट से निकल रही तो उसका नाम क्या होगा, अगर विंड वैली से निकल रही तो वैली ब्रिज, सी से निकल रही तो सी ब्रिज। तो वाई विंड्स आर मूव, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर के, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसलिए उसको लिखते वक्त में उन्होंने वैसा ही लिखा। पहले आपको टेम्परेचर के बारे में दिखाया गया, फिर प्रेशर के बारे में, और फिर अब डेफिनेशन देखो, टेम्परेचर मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब टेम्परेचर का मतलब सिर्फ गर्म नहीं है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस किसका, एयर का, इज रेफर्ड एज टेम्परेचर। और टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट फ्रॉम सीजन टू सीजन, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कौन कर रहा है,
रोटेशन की, रेवोल्यूशन की बहुत। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देखो लिखा है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज सिर्फ दिन और रात में नहीं बल्कि हर सीजन में। दिन और रात किसके वजह से? रोटेशन से। और रिवोल्यूशन से क्या आते हैं? सीजन। तो आप दोनों कह सकते हैं, रोटेशन से भी और रिवोल्यूशन से। समर्स आर जनरली देन विंटर्स। यहाँ पे एयर क्या होगी? एक्सपांड की कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हर एक चीज़ कितना एक में से अच्छा बैलेंस करके रखा है। उसके बाद इंसोलेशन का डेफिनेशन क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन कॉल्ड। इनकमिंग मतलब इन, सूरज की रोशनी को कहते हैं सोलर, और रेडिएशंस होते हैं वो। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का फुल फॉर्म इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर एनर्जी रेडिएशन इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। और सूरज की रोशनी इंसोलेशन ज़्यादा कहाँ पे है? इक्वेटर पे, और कम कहाँ हो रहा है? पोल्स। तो आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। इसका उल्टा, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम टुवर्ड्स इक्वेटर, पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर। और अमाउंट के इंसोलेशन और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या बनता है? एयर। मतलब ये ऐसा हो रहा है। हमारे अर्थ पर इंसोलेशन हर जगह पर अनइक्वल है कि नहीं? सूरज भेदभाव नहीं करता। अर्थ टेढ़ी है। अर्थ कैसी है? इंक्लाइंड है। तो कुछ एरिया अर्थ इंक्लाइंड होने की वजह से कुछ एरिया ज़्यादा वार्म होगा, कुछ एरिया कोल्ड होगा। मतलब डिफरेंस हुआ, और डिफरेंस की वजह से किस में डिफरेंस देखा गया? टेम्परेचर में डिफरेंस, जिसके चलते एयर प्रेशर में क्या रहेगा? डिफरेंस। और एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या निकलेंगे फिर? क्या निकलेंगे? विंड्स। तो हमने इंसोलेशन का डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कॉल्ड, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर कॉल्ड टेम्परेचर। इनकमिंग सोलर रेडिएशन कॉल्ड इंसोलेशन। तो हॉटनेस, ये टेम्परेचर और इंसोलेशन सेम कॉन्सेप्ट हुआ कि अलग हुआ? अलग। इंसोलेशन से टेम्परेचर की, टेम्परेचर से इंसोलेशन से टेम्परेचर। अब एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में गिनते हैं? मिली बार में। एटमॉस्फेयर को किस में गिनते हैं? मिली बार, MB, मिली बार। या दूसरा नाम पास्कल्स। इसको गिनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? नहीं, इंस्ट्रूमेंट का नाम बैरोमीटर। हवा का दबाव सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हवा का दबाव सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? हाईएस्ट। इसका उल्टा, कम कहाँ पे रहेगा? एटमॉस्फेयर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फेल्स रैपिडली। रैपिडली कीवर्ड है, एकदम से कम होता है। जहाँ पे टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, वहाँ पे एयर कहाँ जाएगी? हीटेड और राइजेस। इसका उल्टा, जहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? ठीक है, कम है, वहाँ पे हवा क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और सिंक हो जाएगी। मतलब लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एयर कैसी होगी? एक्सपांड। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, एयर कैसी हो जाएगी? सिंक या फिर कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और जब दो एरिया बनेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या निकलेगी? विंड्स। विंड्स मूव फ्रॉम टू लो प्रेशर। कहाँ पर ज़्यादा अच्छे बादल बनेंगे? जब हवा ऊपर जाएगी तो वाटर वेपर कहाँ गए? ऊपर। और क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे। और क्लाउड्स बनेंगे तो क्या आएगी? बारिश आएगी, और बारिश से क्या बनेंगे? फॉरेस्ट। इसका उल्टा, अगर यहाँ क्लाउड्स बने तो यहाँ पे क्या बनेंगे? क्योंकि वाटर वेपर यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, जिसके चलते डिस्करेज रेनफॉल। और क्या बनेंगे? तो डेजर्ट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो। तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ डेजर्ट्स होंगे वहाँ पे जनरली क्या हो सकता है? हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर में देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना,
हम लोग बड़े बुक्स में पढ़ेंगे कि थार डिजर्ट्स में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे हाई प्रेशर आता है, लेकिन जनरल नोशन का फॉर्मूला ध्यान रखना, LP हाई टेम्परेचर, HP लो टेम्परेचर। पोल्स कैसे है, हाई प्रेशर की कोल्ड प्रेशर है, हाई प्रेशर पोल्स पे हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे लो प्रेशर। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि एयर या विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और विंड्स जहाँ से निकलते वहाँ से उसका नाम देना पड़ता है, फ्रॉम की टू, फ्रॉम्स। तो ये डेफिनेशन है विंड्स का, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कॉल्ड विंड्स। अब विंड्स के 3 प्रकार हैं, विंड्स के 3 प्रकार हो सकते हैं। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में ग्लोबल विंड्स दिखाए गए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स, इनको ग्लोबल विंड्स कहते हैं। ग्लोबल विंड्स जो साल भर चलते रहते हैं और कभी चेंज नहीं होते, उनको कौन से विंड्स कहते हैं, ग्लोबल विंड्स, ऑल्सो रेफर्ड एज। और ये पूरे प्लैनेट्स पे घूमते हैं, इनको इसलिए नाम क्या दिया है, प्लैनेटरी विंड्स। या फिर इनको और एक नाम कह सकते हैं आप, प्राइमरी विंड्स, या फिर उनको और एक नाम दे सकते हैं आप, ये कभी चेंज नहीं होती, इसलिए इनका नाम क्या दिया है, परमानेंट, प्राइमरी, प्लैनेटरी या ग्लोबल विंड्स। और ये कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये सब एक ही नाम है, ये चारों का एक ही नाम है। और कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक का नाम दिया है इन लोगों ने ईस्टर्ली, सिर्फ इतना देखो जो मैं बता रहा हूँ, डायग्राम को मत देखो। एक का नाम ईस्टर्ली, एक का नाम वेस्टर्लीज, एक का नाम ट्रेड विंड्स। जो हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है उसका नाम क्या रहेगा, और जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ वेस्टर्लीज। वैसा ही और एक नाम है ट्रेड विंड, पर 2 नाम नहीं दे सकते ना, 2 ईस्टर्लीज हो जाते, इसलिए इसका नाम क्या दिया, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स भी ऐसी जाएगी, कहाँ से, इस साइड से, ईस्ट से वेस्ट। मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ इनको, और एक बुक में हम लोग ये कहते हैं, कभी भी इनको ऐसा नाम दिया गया, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। अब ये कैसे घूमते हैं नहीं घूमते वो अभी आपके 7th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर दुनिया में ग्लोबल विंड्स कितने प्रकार के हैं, 3। पोलर रीजन पे, टेम्परेट रीजन पे और ट्रॉपिकल रीजन पे, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। लेकिन 2 बार ईस्टर्लीज होता है ना, इसलिए उन लोगों ने नाम क्या दे दिया उसका, ट्रेड विंड्स। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में 3 है, तो साउथ हेमिस्फीयर में कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो विंड्स को कितने प्रकार में बताया गया है बुक्स में, परमानेंट विंड्स जो अभी हमने देखा, परमानेंट विंड्स का दूसरा नाम ग्लोबल विंड्स, परमानेंट विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स, ये सब है, ठीक है। और इसके कितने प्रकार थे, 3, ठीक है, ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स। जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए वो, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और एक ऐसे हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाले, उनका नाम ट्रेड विंड्स। या फिर दूसरा नाम नाम ध्यान रखो, आपको सिर्फ 3 नाम देखना है, और कैसे जाते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल टॉपिक में नहीं आ। तो कितने परमानेंट विंड्स, और ये कभी चेंज नहीं होते, ये एक ही दिशा में घूमते रहते हैं, सिर्फ ये ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट होते हैं ये सिर्फ। अब अगर एक प्राइमरी है तो दूसरी क्या होना चाहिए, सेकेंडरी, और तीसरी टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनको नाम दिया उन्होंने परमानेंट, सीजनल और मानसून क्या है, सीजनल विंड है। और गर्मी में इंडिया में जो लू की हवाएं चलती, गर्म हवा, वो क्या हो गई, लोकल विंड्स। तो एक ग्लोबल विंड्स, एक रीजनल विंड्स, एक लोकल विंड्स, एक परमानेंट, एक प्राइमरी, सेकेंडरी। इस तरह से हर एक एरिया एक में एक से बैलेंस है, ग्लोबल एरिया, रीजनल एरिया और लोकल एरिया। एग्जाम्पल देखो, लैंड एंड सी ब्रीज इज एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड्स, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड्स। जैसे गर्मी में इंडिया में जो चलती है वो क्या होती है, लोकल विंड्स। गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लू। और मानसून किसका एग्जाम्पल हो गया, सीजनल। हर साल आता है क्या मानसून, किस सीजन में आता है, तो मानसून आर परमानेंट, किस, सेकेंडरी विंड्स, सेकेंडरी।
तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है क्लाइमेट के? पहला था टेम्परेचर, दूसरा था प्रेशर, तीसरा विंड, अब चौथा मॉइस्चर। बोले तो ह्यूमिडिटी। व्हाट इज मीन बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? तो ह्यूमिडिटी का मतलब है पहला अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर इन द एयर एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इसमें कीवर्ड क्या है? एनी टाइम। ठीक है। अब ह्यूमिड डे क्या होता है? जब हवा में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा। इसका उल्टा मीनिंग ड्राई कब होगा? जब वाटर वेपर हवा में नहीं होगा। तो डे कैसा रहेगा? ह्यूमिड के ड्राई? ड्राई रहेगा। फॉर्मूला ध्यान रखिए। गर्मी में पसीना आता है ना हमको, गर्मी में हमको पसीना आता है ना, क्योंकि डे कैसा होता है? ह्यूमिड। और ठंडी में हमको पसीना क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कैसा होता है? ड्राई। एसी में बैठो, पर कांच बंद करके एसी में बैठो 4-5 घंटे तक, आपको प्यास लगेगी, है ना? ओठ सूख जाते हैं, बॉडी पे अलग तरह के आते हैं, क्योंकि वो क्या, हमारी बॉडी का पानी अंदर लेता है, और यहाँ पर बॉडी अपना पानी बाहर ला के स्वीट्स आते हैं, हमको पसीना आता है। वाटर वेपर का पैटर्न पेजा कैसा है? वाटर वेपर मोस्ट ट्रांसपेरेंट गैस है। वाटर वेपर इनपुट भी सन के रेस को आने भी देती है और वाटर वेपर जाने भी देती है, इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर वेपर भी एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है, लेकिन ये बेनिफिशियल है कि नॉन बेनिफिशियल है? नहीं, वाटर वेपर इज़ ए इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, पर वो बेनिफिशियल गैस है। अगर वाटर वेपर नहीं रहेंगे तो क्लाउड्स बनेंगे क्या? नहीं। तो वाटर वेपर इज़ ए इंपॉर्टेंट एंड ग्रीन हाउस गैस, इट इज़ अ बेनिफिशियल GHG। पर प्रॉब्लम कौन सी GHG का है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का प्रॉब्लम है। कार्बन वाटर वेपर से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? नहीं, लेकिन CO2 और मीथेन से बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वाटर वेपर इज़ अ बेनिफिशियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस। ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए। जब प्लेन्स को देखो मॉर्निंग के वक्त में जाते देखेंगे तो पीछे में से ट्रेल बनती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। ठीक है। जेट और रॉकेट में फ़र्क क्या है? जेट और रॉकेट सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है, इसलिए नाम भी अलग अलग है। रॉकेट क्या करता है? तो खुद का अपना ऑक्सीजन लेके जाता है। देखा ना आपने, रॉकेट्स को ऐसे स्ट्रैप्स लगे रहते हैं, ऐसे साइड साइड में स्ट्रैप्स लगे रहते, जानते हो? तो रॉकेट अपने साथ में क्या लेके जाते हैं? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से ऊपर निकल जाते, स्पेस के ऊपर निकल जाते, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन जो प्लेन्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? जेट प्लेन्स। वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। हमारा जो एयरप्लेन उड़ता है तो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है कि उसके लिए नहीं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? एयर से ही लेता है। ठीक है। जिसके चलते वो पीछे में ट्रेल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजिन्स कंडेंस, जो भाप निकलती है वो ऊपर से ठंडी की वजह से क्या हो जाती है? कंडेंस होती है। इसलिए आप पीछे में क्या दिखते हैं? ट्रेल्स दिखते हैं फ्रॉम द कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम एंड व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। देखो, आप शाम को भी प्लेन दिखेंगे और मॉर्निंग में भी दिखेंगे, लेकिन कुछ प्लेन्स पीछे से धुआं निकालते, कुछ नहीं निकालते, ऐसा नहीं है। सभी प्लेन्स पीछे से क्या निकालते हैं? मॉइस्चर निकालते, कंडेंस निकालते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आसमान में क्या नहीं रहेगी, व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब, आपको मॉर्निंग में क्या दिखेंगे? वाइट ट्रेल्स। और अगर प्लेन जा रहा है और पीछे में ट्रेल नहीं बना रहा है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एयर का मूवमेंट उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको ट्रेल नहीं दिखेंगे। जहाँ पे हवा का मूवमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? ट्रेल्स। तो ये उसका फॉर्मूला लिख के दिया है जो मैंने आपको बताया। और वर्ल्ड में बारिश कितने प्रकार के, तो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखो एक पार्ट, जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही वाटर वेपर कहाँ जाएगा? ऊपर। एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? कंडेंस। और फिर वो किसका रूप ले लेगा? आइस ड्रॉपलेट्स का ले लेगा। और आइस ड्रॉपलेट से क्या बन गए? क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स फिर नीचे आके क्या रूप बनेंगे? प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के 4 रूप कौन कौन से हैं?
रेन, स्नो, स्लीट और हेल. मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन कॉल्ड स्लीट. मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन कॉल्ड स्लीट. मतलब बारिश भी आ रही है और स्नो भी गिर रही है तो उसको क्या कहेंगे आप? स्लीट. और चौथा हेल. हेल मतलब मराठी में गारा समझता है, जो हेल स्टॉर्म्स कहते हैं. तो हेल स्टॉर्म्स, स्लीट, स्नो, रेन इज इक्वल टू विच फॉर्मूला? रेनफॉल इज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. उल्टा नहीं होगा. प्रेसिपिटेशन इज नॉट टाइप ऑफ, बट रेनफॉल इज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. और अर्थ पे रेनफॉल कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑन द अर्थ. इक्वेटर पे कौन सी बारिश होती है? तो ये वाली. ज़्यादातर आपको इक्वेटर पे, नागपुर में, राजस्थान में जो बारिश मिलेगी कौन सी मिलेगी? कन्वेक्शनल, सादी वाली. सादे बारिश का नाम क्या है? कन्वेक्शनल. यहाँ पे देखो एरिया हीटअप हो रहा है, इसलिए वहाँ पे एयर कहाँ जाएगी? ऊपर एक्सपांड हो गई. ऊपर जाने के बाद कंडेंस होकर क्या बनाएगी? क्लाउड्स. और उससे बारिश आएगी. तो इक्वेटर पे ज़्यादातर जो बारिश होती है वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल. जहाँ पे माउंटेन्स है उसके आसपास जो बारिश होगी उसको क्या कहेंगे? रिलीफ रेनफॉल या फिर ओरोग्राफी. ओरोग्राफी का मतलब यहाँ से वर्ड बना है ओरोजेनी. ओरोजेनी का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस. इसीलिए अगर माउंटेन के एसोसिएटेड जो बारिश है तो उसको क्या नाम दिया गया? ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर रिलीफ. इसका और एक नाम है इन्वर्शन रेनफॉल. ठीक है, इन्वर्शन रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल या फिर और तीसरे प्रकार का रेनफॉल है उसका नाम है साइक्लोनिक रेनफॉल. यहाँ पे देखो साइक्लिक रेनफॉल में वार्म एयर एक्सपांड होकर ऊपर जा रही, कोल्ड एयर डेंसर है तो कहाँ जाएगी? सिंक होगी. जब 2 रिवर एयर मिलते हैं तो उस एरिया पे क्या होगी? साइक्लोनिक रेनफॉल. फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखिए. ये अर्थ का इक्वेटर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर. ये इक्वेटर हुआ और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का फोटो बताया. इसके 3 रीजन्स है. 3 हीट रीजन का नाम टॉरिड, टिपिड, फ्रिजिड. इसका नाम पोलर. ये अभी के नाम है, ये पुराने नाम यूज़ करते थे. और ये ट्रॉपिकल. दुनिया में साइक्लोनिक रेनफॉल ज़्यादा कहाँ अच्छी देखी जाएगी? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे देखी जाएगी. यहाँ पे देखिए वार्म एयर. यहाँ से कौन सी एयर जाएगी? वार्म एयर. और पोल्स की तरफ से कौन सी एयर आएगी? कोल्ड एयर. दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे बेस्ट रेनफॉल मिलेगी. कौन सी? साइक्लोनिक रेनफॉल. तो कन्वेक्शनल रेनफॉल ज़्यादातर कहाँ पे होगी? इक्वेटर के आसपास. नागपुर में भी देखिए, नागपुर में यहाँ पर पहाड़ी है क्या? नहीं, पर फिर भी बारिश आती है ना, तो उस बारिश को क्या नाम कहेंगे? कन्वेक्शन. लेकिन पहाड़ी के संबंधित कोकन में जो बारिश हो गई वही ओरोग्राफिक. जो हिमालय के आसपास हो गई वो ओरोग्राफिक. लेकिन जो मॉडरेट रीजन्स में है, टेम्परेट रीजन्स में हो रही वो क्या हो गई? साइक्लोनिक. क्योंकि पोल्स की कोल्ड एयर, इक्वेटर और ट्रॉपिक की वार्म एयर, जब 2 एयर मिलती है तो उससे कौन सी बारिश आएगी? साइक्लोनिक रेनफॉल. और ये डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम, इसका मीनिंग हम बाद में पढ़ना. फ्रंट का होता है, ये आपका टॉपिक नहीं है अभी. फ्रंट. और फ्रंट के संबंधित जो बारिश होती है उसको और एक नाम क्या दिया है? फ्रंटल रेनफॉल. फ्रंट मतलब क्या होता है? तो फ्रंट मतलब होता है अ ट्रांजिशन जोन वेयर कोल्ड एयर एंड, ये आपका अभी का टॉपिक नहीं, बात का है, वार्म एयर मर्ज. इसके चलते क्या बना? फ्रंट बना. एंड रेनफॉल एसोसिएटेड विथ फ्रंट एक्टिविटी कॉल्ड फ्रंटल रेनफॉल, ऑल्सो रेफर्ड एज साइक्लोनिक रेनफॉल. तो अर्थ पे कितने तरह की बारिश है? सिर्फ
तीन तरह की बारिश है। ये एरिया ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा कि ये एरिया थोड़ा कम और ऑलमोस्ट ड्राई ये। ये हो गया टॉपिक खत्म। अब आंसर देखो। व्हाट इज द नेचर ऑफ कोल्ड एयर? सिंक एक्सपांड, सिंक, इट हैज टेंडेंसी टू गो डाउन। सेकंड, व्हाट हैपेंस व्हेन एयर इज हीटेड? इट गोज एक्सपांड, और क्या बनेंगे? वाटर वेपर से क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन बनेगा, और क्या गिरेगा? प्रेसिपिटेशन। चार प्रकार बताओ प्रेसिपिटेशन के। रेन, स्नो, दोनों का मिक्सचर, स्लीट, और चौथा हेल स्टॉर्म्स। उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर? उसमें क्या होता है? ओजोन। व्हाट इज द टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस किसका? एयर का। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। इनकमिंग सोलर रेडिएशन कॉल्ड इंसोलेशन। ये इक्वेटर पे ज़्यादा और पोल्स पे कम, तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज ग्रेटर एट इक्वेटर एंड डिक्रीज टुवर्ड्स पोल्स। व्हेन देयर इज नो एयर प्रेशर ऑन द मून, मून पे एयर प्रेशर क्यों नहीं? क्योंकि मून पे हवा नहीं है, हवा नहीं तो क्या नहीं रहेगा? एयर प्रेशर नहीं। एयर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ रहता है? टॉप पे कि सी लेवल पे? सी लेवल। एयर कैसी जाती है? एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वाई विंड्स आर मूव्स? ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंसेस। मॉइस्चर इन द एयर इन एनी टाइम रेफर्ड एज ह्यूमिडिटी। कौन से एरिया में ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी? कोल्ड रीजन की वार्म रीजन? और कोल्ड एरिया में ऑलमोस्ट ड्राई। नेम 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड। इनको आप टेक्निकल लैंग्वेज में प्राइमरी कह सकते हो, सेकेंडरी और टर्शरी। लू क्या है? तो हॉट और ड्राई विंड जो नॉर्थ इंडिया में चलती है। कब? गर्मी में, गर्मी के वक्त। एंड 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो, स्लीट और हेल। स्लीट इज अ मिक्सचर ऑफ हाउ विंड इज नेम्ड, जहाँ से वो निकलती है, जहाँ से उसका डायरेक्शन रहेगा। ये हो गया टॉपिक ख़त्म। अब लास्ट टॉपिक 5th पढ़ते हो। हाँ, मिलेगी। एक्वेरियम जानते हो ना आप लोग? एक्वेरियम खुद में इकोसिस्टम है है ना? खुद में एक इकोसिस्टम है कि नहीं? वैसे ही एक पॉन्ड भी क्या है? खुद में इकोसिस्टम। कल हमने देखा था। वैसे ही आजकल एक्वेरियम से नया टॉपिक चल रहा है ये वाला, टेरेनियम। नाम सुना है इसका कभी? टेरेनियम। टेरेनियम मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कल, व्हाट इज मीन बाय टेरेनियम? इट इज़ अ आर्टिफिशियल इंक्लोजर ऑफ फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। मतलब कांच को बंद करके हम लोग पेड़ को लगा सकते हैं। टेरेनियम देखा अपने फोटो इसका? नहीं देखा? ये आजकल बड़े अर्बनाइज्ड एरियाज में मिलेंगे आप। ये देखो, दिखा ये? इसको क्या कहते हैं? टेरेनियम। तो एनसीईआरटी ने चैप्टर 5th में यहाँ से शुरुआत किया है, टेरेनियम से। जल है तो कल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। ऐसे मॉडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयर और वाटर। एयर पोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो आपको बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, और वाटर मॉडल जब पढ़ाई करेंगे तो आपको बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए। वर्ल्ड में कल हमने देखा था कि वर्ल्ड में वाटर का सप्लाई कैसा है? कांस्टेंट है, पर डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है। स्वाभाविक टेंशन, डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, स्टेट्स लेवल पे बढ़ेंगे, रीजनल लेवल पे बढ़ेंगे, कंट्री लेवल पे बढ़ेंगे। अभी डेफिनेशन देखो, फर्स्ट डेफिनेशन दिया है आपके एनसीईआरटी में। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है? वाटर साइकिल में स्टार्ट कहाँ से होगी? इंसोलेशन से। इंसोलेशन से जगह का टेम्परेचर क्या होगा? गर्म होगा या फिर ठंडा? अगर गर्म होगा तो इवेपोरेशन
ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन से फिर कॉन्वेक्शन विंड्स कहाँ जाएंगे? ऊपर, और क्या बनेंगे? कंडेंसेशन। और जब ये क्लाउड्स हेवी कंडेंस हो जाएंगे, सैचुरेटेड हो जाएंगे, तो क्या गिराएंगे? प्रेसिपिटेशन, जो कितने रूप में गिरता है? 4 रूप में गिरता है। इस साइकिल का नाम क्या है? वाटर साइकिल। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंज फ्रॉम एंड बिटवीन द ओशन से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से वापस लैंड, दैट रेफर्ड एज वाटर साइकिल, या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह सकते हैं, या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अपना अर्थ किसके जैसा है? टेरेनियम जैसा है, ठीक है। और टेरेनियम में ऊपर में जो बंद करके रखा है वो है आपका ट्रोपोस्फियर या एटमॉस्फेयर, आप उसको कह सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से किया? टेरेनियम से। द सेम वाटर, ये बहुत अच्छी पंच लाइन है, ठीक है। जो पानी हम लोग नल में आज यूज़ कर रहे हैं वो पानी मे बी अमेजोन में बहता होगा, ऐसे एंसर ने कहा। ये स्टेटमेंट पढ़ो। अर्थ इज लाइक टेरेनियम, द सेम वाटर डेट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट्स टुडे। मतलब कहने का मतलब पानी चेंज हुआ है क्या? नहीं। पानी कैसा है? कांस्टेंट है। इसका सप्लाई कैसा है? पर डिमांड कांस्टेंट है क्या? तो सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो रही है? डिमांड। दिन ब दिन हर साल वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रही है। द सेम वाटर डेट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो सप्लाई कांस्टेंट क्यों? कि कौन सी साइकिल पढ़े आपने? वाटर साइकिल। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द Amazon river 100 years ago। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि वाटर के सोर्सेज क्या हैं, जैसा कि फ्रेश वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स। ये सब क्या है? फ्रेश वाटर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये भी वाटर का सोर्स है, पर हम लोग इतने पानी को यूज़ कर पाते क्या? क्योंकि इसका पानी कैसा है? सॉल्टी है। समुद्र का पानी सॉल्टी क्यों होता है? आंसर है डिजॉल्व सॉल्ट्स। समुद्र का पानी में नमक क्यों होता है? तो आंसर क्या कहेंगे आप? डिजॉल्व सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से उसका पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। यहाँ देखो लिखा है ओशन बॉडीज एंड सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। द वाटर ऑफ ओशियंस इज सॉल्टी और सलाइन। और वो क्यों होता है? रीज़न डिजॉल्व सॉल्ट की वजह से। तो वाटर साइकिल क्यों पढ़ना पड़ता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि वाटर से कॉन्सेप्ट क्या पता चला? वाटर का सप्लाई कैसा है? एकदम कांस्टेंट है। जितना धूप बढ़ेगी उतना इवेपोरेशन बढ़ेगा और बारिश भी उतनी ही आएगी। तो वाटर का सप्लाई कैसा हुआ? कांस्टेंट। और प्रॉब्लम किस में आ रहा है? डिमांड। नेक्स्ट, वाटर क्या है? तो वाटर इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। वाटर है तो क्या है? लाइफ। जीवन, जल है तो जीवन है। वाटर क्या है? तो प्रीशियस रिसोर्स। किसका? नेचर का। या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक गुड। वाटर कैसा? साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है? वाटर साइक्लिक। वाटर इज अ साइक्लिक रिन्यूएबल रिसोर्स, कह सकते हैं। वाटर इज अ साइक्लिक रिन्यूएबल रिसोर्स। अब वर्ल्ड में ज़्यादातर सोर्स कहाँ है वाटर का? फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? बारिश का पानी, ग्राउंड वाटर और रिवर्स एंड लेक्स में भी क्या मिलेगा? फ्रेश वाटर। अब पानी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप लिख सकते हैं वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट। वाटर इंपॉर्टेंट फॉर डोमेस्टिक, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्रीज। मतलब हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या ज़रूरत है? पानी। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी भी ज़्यादातर किससे बनी है? वाटर से। हमारे आँख में भी ज़्यादातर क्या है? वाटर ही है, ठीक है। तो वाटर हेल्प्स टू इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ फूड। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओशंस को क्या कहा गया जानते हो? ओशंस आर रेगुलेटर ऑफ अर्थ क्लाइमेट। ओशंस क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं। CO2 को भी क्या करते हैं? सॉरी, ऑक्सीजन्स को क्या करते हैं? फ्लश आउट करते हैं। और किसको ट्रैप करते हैं? CO2। मतलब दुनिया का 50% से ज़्यादा CO2 कौन ट्रैप कर रहा है? ओशंस। और 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन भी कौन निकाल रहा है? ओशंस। तो ओशंस कैसा करता है? तो उसके पीछे मेन है ये वाले ऑफिसर्स, प्लैंक्टन्स। नाम सुना है प्लैंक्टन्स का? प्लैंक्टन्स का नाम क्या है? तो प्लैंक्टन्स आर रेफर्ड एज प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। ये ओशंस में खाना बनाते हैं। मतलब ये क्या है? तो
एक्वाटिक फूड चेन को स्टार्ट करते कि प्रेडेटर है? स्टार्ट करते हैं प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स का काम क्या है? तो इनको और एक नाम दिया गया है। ये CO2 को क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे और बदले में क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन। इसका मतलब इनका मैकेनिज्म क्या है? फोटोसिंथेसिस की रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। इसलिए ये CO2 को खींचेंगे और बाहर क्या निकालेंगे? ओके, मतलब वर्ल्ड में जितना फॉरेस्ट है वो एक तरफ और प्लैंक्टन्स एक तरफ। तो कौन से फॉरेस्ट ज़्यादा ऑक्सीजन निकालते कि प्लैंक्टन्स? तो आंसर है प्लैंक्टन्स, फॉरेस्ट नहीं देते। और दूसरे कि इसलिए इनको नाम क्या दिया है बुक्स में? तो इनको नाम ये दिया है बायोलॉजिकल पंप्स, ठीक है। और प्लैंक्टन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और दूसरे एक प्लांट वाले हो गए, तो एक क्या हो गए? एनिमल्स वाले। फाइटो मतलब प्लांट्स, जू मतलब एनिमल्स। तो ओशियन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओशियंस का नाम देखो, ओशियंस। ओशियंस आर क्रिटिकल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ओशियंस रेफर्ड एज ये भी कह सकते हैं। ओशियंस क्या है? तो लंग्स ऑफ प्लैनेट है। ओशियंस क्या देते हैं? दे प्रोवाइड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी। फिश में प्रोटीन ज़्यादा होता है कि नहीं? तो वो हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ। काफ़ी फिशरमैन किसके ऊपर डिपेंड है? ओशियंस के ऊपर। दे ऑल्सो प्रोवाइड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। काफ़ी फिशरमैन इसके ऊपर डिपेंड है। तो ओशियंस इस तरह से इंपॉर्टेंट हुए। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया भी किसका है? ओशियंस का है, लगभग 71%। देयरफॉर अर्थ रेफर्ड एज विच प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट। लेकिन ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? तो ह्यूमन बींग्स ने इसको चेंज किया। इंटरैक्शंस, एक्टिविटीज़ कौन करते हैं? ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स करते हैं, जिसके चलते ओशियंस को इम्पोर्टेंस को क्या बना दिया इन लोगों ने? ओशियंस का इशू। मराइन पोल्यूशन किस में आ गया? इशू। लैंड बेस्ड पोल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सब क्या हो गया? इश्यूज रिलेटेड विद ओशंस। ह्यूमन बींग्स के ग्रीड और नीड की वजह से हम एक गुड वन को बैड वन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस एंड इश्यूज। अब ये फोटो देखो, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इसमें ग्लास लिया है, ग्लास में पानी भर दिया आधा ग्लास, और उस ग्लास में फिर क्या डाल दिया? आइस। थोड़ी देर में क्या होगा कि आइस की वजह से ग्लास के आसपास क्या जमेगा? ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। फिर क्या होता है? वो पानी जब उसका वेट बढ़ जाएगा तो कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा, ठीक है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेपर ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग वाटर। तो ये किसका प्रोसेस है? एग्जाम्पल, जो बर्फ़ तो अंदर है लेकिन आसपास का एरिया में क्या आ रहे हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स है। वो किसका प्रोसेस हो गया? कंडेंसेशन का। ये लिख के दिया है एनसीईआरटी का, देखिएगा। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये दूसरे एनसीईआरटी का है। सो हमने ये देखा अब तक कि वाटर का सप्लाई कांस्टेंट है कि वेरी हो रहा है? कांस्टेंट, लेकिन डिमांड्स वेरी कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या? वी हैव टू फोकस ऑन वाटर मैकेनिज्म्स। तो वाटर के कौन कौन से मैकेनिज्म्स को आपको फोकस करना है? पहले हमको वाटर का क्या चाहिए? सबसे अच्छा, अगर आपके पास में पता है कि आपके पास वाटर कितना है, तभी उसका आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग क्या करता है? कोई भी चीज़ का क्या करता है?
उसको बढ़ाना है, ऑगमेंटेशन मेजर्स बढ़ाना है। साथ साथ में पानी का उपयोग कैसा करना है, एफिशिएंटली। फुल फॉर्म क्या, फॉर्मूला क्या एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऐसा ये है, आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, और इनपुट कम होना चाहिए। मतलब पानी का उपयोग कम करो और आउटपुट पे ज़्यादा फोकस करो। इसके अलावा थर्ड एरिया पे फोकस करना, वी हैव टू कंजर्व ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तालाब बनाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, इस ये सब किसके एग्जाम्पल, रिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन किसका एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा क्या करना है, पोल्यूशन को कम करना है। साथ साथ में कलर कम होने करने से नहीं चलेगा, वी हैव टू इफेक्टिवली मॉनिटरिंग द नेटवर्क ऑफ पोल्यूशन, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। इसके अलावा रिसाइकलिंग और रीयूज किसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फोकस नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। हर एक एरिया, राजस्थान का नेचर बेस्ड सॉल्यूशन सेम रहेगा कि महाराष्ट्र का सेम रहेगा, नहीं ना, सबका कैसा कैसा अलग अलग रहेगा। और साथ साथ में नई टेक्नोलॉजी का भी क्या करना चाहिए, मतलब पुराने भी करना चाहिए और नए भी। डिसैलिनेशन क्या है, डिसैलिनेशन प्लांट का नाम सुना है। हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के पानी को फ्रेश वाटर बना सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी से, डिसैलिनेशन प्लांट्स। एग्जाम्पल डिसैलिनेशन प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स क्या करते हैं, तो सी वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं। पर ये टेक्नोलॉजी महंगी है, इसलिए फ़िलहाल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी इंडिया की 4 स्टेट्स में इनको यूज़ करते हैं। लक्षद्वीप में है, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में इनको यूज़ की जाती है। और वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ये प्लांट्स कौन बनाता है, इजराइल बनाता है। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जो सी वाटर को किस में कन्वर्ट कर सकता है, फ्रेश वाटर। हमको नेचर आधार पे भी फोकस करना है और नई टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करना है। ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो किसके ऊपर फोकस करना है, वाटर के डायमेंशंस जो आपको सोचना है। ये देखिए, ये इंडिया के एंशिएंट सिस्टम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ देखी जाती है, मेघालय में। बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये भारत की 200 साल पुरानी सभ्यता है। आप लोगों ने ड्रिप इरिगेशन नाम सुना है, ड्रिप इरिगेशन एक्चुअली इजराइल गवर्नमेंट का है, पर इजराइल गवर्नमेंट ने वो पैटर्न कहाँ से देखा होगा, तो मे बी ड्रिप इरिगेशन से देखा। तो बाम्बू ड्रिप इरिगेशन भारत की 200 साल पुरानी सभ्यता है। सिर्फ कितना है कि ड्रिप इरिगेशन में हम प्लास्टिक के पाइप्स को गड्ढे करते हैं, और बाम्बू इरिगेशन में बाम्बू को ऐसे डिवाइड किया जाता है और फिर उसको ये करते हैं। ये फोटो देखो, एनसीईआरटी का ही फोटो है, 11th क्लास का। ये मेघालय में बहुत मिलेगा आपको। देखो बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय, इस तरह का पैटर्न दिख रहा है। बाम्बू को कट किया गया है, ऊपर से गड्ढे करके उसको नीचे करके यूज़ करते हैं। तो बाम्बू ड्रिप इरिगेशन इज अ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जनरली फाउंड इन विच स्टेट्स, विच स्टेट, मेघालय। तो ये इंडिया के क्या है, लोकल बेस्ड सिस्टम्स है। तो घर जाके इनके फोटोज़ देखिएगा, खुंड्स अयर पान्स ऑफ बिहार, जिंग ऑफ लद्दाख, खुल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, नवला ऑफ उत्तर प्रदेश। ये हर एक राज्य के क्या है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की न्यू टेक्नोलॉजी, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सब के अलग अलग नाम। उसमें से प्रीलिम्स में नाम पूछा है कि डोंग्स अपाटने जाबू क्या है, तो इट इज़ अ एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज्ड इन इंडिया। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया में कौन से स्टेट में कंपलसरी किया है, ये 8th की 9th क्लास एनसीईआरटी में दिया है कि तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इज़ मेड रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कंपलसरी अक्रॉस द स्टेट, और जो नहीं मानते उनको लीगल प्रोविजंस के तरफ पनिश की जाती। अब यह है वर्ल्ड का मैप। इस वर्ल्ड के मैप में क्या दिया, तो वर्ल्ड के मैप में वाटर बॉडीज़ को दिखाया गया। ओशंस क्या है, वाटर बॉडीज़। कौन सा ओशन यंगेस्ट है, सदर्न ओशन कैसा है, यंगेस्ट है। कौन सा ओशन लार्जेस्ट है, पैसिफिक ओशन।
कौन सा ओशन का शेप ट्रायंगुलर है? इंडियन ओशन। कौन सा ओशन का शेप सर्कुलर एस शेप्ड है? अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन यंगेस्ट है? सदर्न। कौन सा आर्कटिक कैसा है? चलो स्टेप। दुनिया में सबसे पहले ओशन कौन सा बना? पैसिफिक। 2 नंबर पे फर्स्ट पैसिफिक बना। 2 नंबर पे अटलांटिक। 3 नंबर पे, 4th पे आर्टिक। इसलिए आपने यंगेस्ट किसका नाम लिखा? 5। तो आपको अगर सवाल पूछा कि कौन सा ओशन वर्ल्ड में पहला बना, तो आपको कहना है पैसिफिक, फिर अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक और सबसे तो ओल्डेस्ट पैसिफिक और यंगेस्ट सदर्न। सदर्न ओशन ऑल्सो रेफर्ड एज अंटार्कटिका ओशन। किसका शेप ट्रायंगुलर? तो इंडियन ओशन का। किसका एस शेप्ड है? तो अटलांटिक। कल देखा था हमने। अब दूसरा फैक्ट देखो इस डायग्राम में। हो गया आपका? इस डायग्राम में दूसरा फैक्ट देखो। रिवर्स भी क्या है? इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर का नाम मिसिसिपी। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी। ब्राज़ील की बड़ी नदी अमेज़न। इजिप्ट की नाइल। एक नाइगर, ये रिवर का नाम क्या है? नाइगर। ये नाइल। दुनिया की लंबी नदी नाइल। दुनिया की लार्जेस्ट रिवर अमेज़न। ए फॉर एंडीज, ए फॉर अमेज़न और ड्रेन टुवर्ड्स अटलांटिक ओशन। उसके बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नाइल और अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी कॉन्गो। लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका नाइल और सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर का आप इसको नाम दे सकते हैं कॉन्गो। कॉन्गो कुछ बुक्स में सेकंड दिया, कुछ बुक्स में थर्ड दिया है। ये सेकंड हो गए तो ये थर्ड है। और इसका फैक्ट देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? कॉन्गो। ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर पे बराबर ड्रेन होती है? अमेज़न। द ओनली रिवर विच कट्स ट्वाइस इक्वेटर इन द वर्ल्ड इज कॉन्गो। एक रिवर का नाम है ऑरेंज। ये कहाँ बह रही है? तो अफ्रीका में। ये कौन सी है? नाइल। ये नाइगर। ये अमेज़न। ये मिसिसिपी। ठीक है। ये हम इंडिया की गंगा और इधर की ब्रह्मपुत्र। ये चाइनीज़ रिवर्स है, हांगो वगैरह। तो रिवर्स क्या है? तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेश वाटर इकोलॉजी। ठीक है। तो हम लोगों ने कल देखा था ये ओशंस इतने हैं और फ्रेश वाटर कितना है? इतना है। मतलब 3% लगभग क्या है? फ्रेश वाटर। उसमें से भी ज़्यादातर फ्रेश वाटर का 3% में 2% अकेले कहाँ बैठा है? गैप्स में। बहुत कम ही हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ये आर्टिकल देखना आपके 7th क्लास एनसीईआरटी में। रिवर्स में सिर्फ कितना है? 1 बूंद पानी है, सिर्फ 1 बूंद। ठीक है। और आइस कैप में कितना है? 1 बूंद छोड़ कितने कम चम्मच दिखाए? 9 स्पून। ये पैटर्न दिखाएगा आपको 7th क्लास एनसीईआरटी कि कहाँ पे कितना पानी है। अब सी का वाटर, ओशन वाटर साल्टी क्यों है? तो आपको आंसर देना है डिजॉल्व सॉल्ट्स ज़्यादा है। अब सैलिनिटी को गिनते कैसे हैं? तो सैलिनिटी का मतलब कि पानी में कितना नमक का परसेंटेज है, उसको क्या कहेंगे? सैलिनिटी। सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। मतलब समझ लीजिए 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कितना हो गया? 100 ग्राम। उसमें 35 ग्राम नमक है, तो पानी कैसा हो गया? सलाइन। ठीक है। तो सैलिनिटी का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर कॉल्ड सैलिनिटी। और सैलिनिटी का यूनिट ध्यान रखें, ये है पीपीटी, पार्ट्स पर 1000। और लिखते कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं, इसको पर मिल कहते हैं, परसेंटेज नहीं। परसेंटेज में क्या होता है? 2 एक ही डॉट होता है, लेकिन 2 है तो पर मिल। और अर्थ की सैलिनिटी कितनी है? एवरेज सैलिनिटी। एवरेज क्यों? क्योंकि इक्वेटर की अलग होगी पोल्स की
अलग, तो हम लोगों ने क्या लिया, एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज 35, और देखो PPT यूनिट हुआ, और लिखेंगे कैसे 35 ऐसे। और वर्ल्ड में सबसे बड़ी सैलिनिटी किसकी बताई गई है, डेड सी, वो भी कितनी 45 पार्ट्स पर, मतलब एवरेज से ज़्यादा कि कम, ज़्यादा। दुनिया में 3 सबसे इंपॉर्टेंट सैलिनिटी के एरियाज़ है, एक का नाम है डेड सी, एक का नाम है ये कहाँ मिलेगा, तो USA, ये इजराइल और जॉर्डन कंट्री के बीच में। लेकिन NCERT में डेड सी दिया, लेकिन यही आप 12th क्लास के NCERT पढ़ेंगे तब उन्होंने डेड सी नाम लिखा नहीं, 12th क्लास के NCERT में ही नाम लिखा है। मतलब डेड सी से भी ज़्यादा सलाइन कौन सा है, तो आंसर दिया उन्होंने लेक वैन, और अभी NCERT में क्या दिया है, डेड सी। और जिसमें ज़्यादा सैलिनिटी होती है वहाँ पर जिनको तैरना नहीं आता वो भी तैर सकता है। स्विमर्स फ्लोट इन द डेड सी बिकॉज इट इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट, मतलब जिनको तैरना नहीं आता वो डेड सी लेक वैन में भी क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। मतलब फ्रेश वाटर में तैरना ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सलाइन वाटर। और पानी इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए हम लोगों ने 2 दिन मनाते हैं। एक फ्रेश वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन सा दिन मनाते हैं, 22 मार्च, और 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ओशन डे। और फ्रेश वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन सा डे मनाते हैं, 22 मार्च। तो बाकी का पार्ट हम लोग कर लेंगे फिर, ठीक है। कल एक बार ये पढ़ के आइएगा, टाइड्स, वेव्स और इसका। ओशन के 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, ओशनिक करंट्स, टाइड्स और वेव्स। ये वाला पानी कैसा हुआ, वेव्स, ये पानी टाइड्स, और दोनों का कॉम्बिनेशन ओशनिक करंट्स। अगर कोई करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है तो वो वार्म होगा कि कोल्ड होगा, इक्वेटर से कोल्ड के वार्म हुआ। और अगर कोई करंट पोल से कहाँ आता है तो क्या होगा, कोल्ड करंट। और दोनों जहाँ मिलेंगे वो वर्ल्ड के बेस्ट क्या होंगे, फिशिंग जोन्स, ठीक है, या फिर फॉगी वेदर। तो बाकी कल पढ़ेंगे वेव्स क्या होता है, सुनामी क्या होता है, टाइड्स क्या होता है और करंट्स क्या। ये कल एक बार देख लेना, कल हम लोग बाकी का पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। मैं ये शेयर कर दूँ क्या ग्रुप पे, पढ़ने के लिए अच्छा हो जाएगा आपको। हार्ड कॉपी के लिए बोलता हूँ मैडम, एक साथ 7th क्लास का NCERT हो जाए तो फिर एक साथ बंच ले लेना ना आप। वो ग्रुप में है कि अपने आकार वाले ग्रुप में बच्चों के, है ना, आप है ना उसमें, तो उसमें डाल दो, आप शेयर कर देंगे। अच्छा, आपने वो लाया क्या, मेरे को बुक चाहिए थी, होगी तो दे, नहीं तो फिर रहने दो। यहीं पे रखते क्या ऑफिस में वो, लाइब्रेरी में। हाँ ICSE वाली ज्योग्राफी की। आगे
सभी सब्जेक्ट्स बहुत फास्ट बहुत ठीक है। अच्छा लगा। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया। एनसीईआरटी में दिए नहीं। कोई है नहीं क्या बंद करने के लिए? हॅलो. स्टॉप रेकॉर्डिंग करायची का कसं करायचं ऑप्शन म्हणजे स्क्रीन चालू आहे तो ते बंद करून टाका. नाही पण काय ऑप्शन म्हणजे स्टॉप रेकॉर्डिंग करायची का काय करायचं स्टॉप रेकॉर्डिंग.